मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में आपका शौक भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और आपकी इच्छाएं भी, आपका कर्म भी और आपका कर्तव्य भी। जब जब आप दमन करते हो, चाहे अपनी इच्छा का दमन करो, चाहे अपने शौक का दमन करो या अपने कार्यों का दमन करो, दमन हमेशा विस्फोट लेकर के आता है। मित्रों, चाहे क्रोध का दमन हो, सेक्स का दमन हो, चाहत की दमन हो, दमन दमन मतलब आप उसको दबा रहे हो, प्रेशर कर रहे हो और वह दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। अचानक एक दिन विस्फोट हो जाता है। परमाणु बम मित्र दमन से ही बनता है। उस अणु को, उस परमाणु को इतनी प्रेशराइज्ड की जाती है, इतनी दबाया जाता है, इतनी दबाया जाता है और इतने दबाव में उसको रखा जाता है कि जब उस अणुओं को छोड़ा जाता है तब वह विस्फोट होकर के विनाशकारी परिणाम लेकर आता है। लेकिन यदि उसी परमाणु को सदुपयोग करने के लिए नियोजित तरीके से यदि काम में लाया जाता है तब वह परमाणु आपके लिए ऊर्जा का भंडार हो जाता है। मित्रों, इसीलिए यदि शौक को आप दमन करते रहे तो न जाने कौन सा आपके लिए नुकसान लेकर के आएगा पता नहीं। मेरे एक मित्र हैं, वह परसों की बात है, बहुत मायूस दिखा, बहुत हताश और निराश दिखे। ऐसे लग रहा था कि अब इनके जीवन में कहीं कोई रस नाम का चीज़ नहीं है। इतना निरस, इतना बेबस, इतना लाचार, इतना पीड़ित, इतना दुखित और इतना पछता रहे थे ज़िंदगी से कि ऐसा लग रहा था कि इसका जन्म इसीलिए ही हुआ है। जैसे पछताने का पूरा ठेका इन्होंने ही ले रखा है। दुनिया भर की पीड़ाओं को सहने की इन्होंने ही पूरी टेंडर उठा लिया है। पूरी तरह से हर दुख को अपना दुख मानने का इसने बड़ा शौक पाल लिया है। जब देखो अपने शौक को नहीं, अपने कामों को नहीं। अब जब बचपन की बात है उनका, मैंने एक दिन पूछा, मित्र आप एक अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, आप अच्छे से भोजन क्यों नहीं कर लेते, आप हमारे साथ मूवी क्यों नहीं देख लेते, चलो ना सैर सपाटे करके आते हैं, चलो ना यहाँ से पिकनिक बना के आते हैं, चलिए थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, चलो पर्यटन हो जाता है, थोड़ा धार्मिक स्थल घूम लेते हैं, चलो थोड़ी नदियाँ घूम लेते हैं, थोड़ी स्नान कर मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं, अभी बचपना है, चलो बचपना को थोड़ा सा बचपन नादानियों में गुजारें। तो कहते थे नहीं नहीं, अब पिताजी का हाथ बटाना है, उनको ऐसा काम करना है, इतना घर में थोड़ी से और बढ़ाना है, उनके लिए काम करना है। यानी कि वो अपनी बचपना में भी अपना काम नहीं देखते थे, अपना शौक़ नहीं देखते थे। उनकी शौक़ यद्यपि रहता था, वो कहते थे हाँ भाई मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं जंगल जाऊँ, झाड़िया जाऊँ, पर्यटन स्थल जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, मौज मस्ती करूँ, वहाँ जाऊँ, आश्रम में जाऊँ, ध्यान लगाऊँ, पूजा पाठ करूँ, यज्ञ करूँ, मैं भी साइकिलिंग करूँ, मैं भी दौड़ भाग करूँ और मैं भी उछल कूद करूँ, मैं भी बिंदास ज़िंदगी जीऊँ, बेफिक्र ज़िंदगी जीऊँ, ऐसा है वैसा है, एक फलाना मूवी मैं भी देखना चाहता हूँ, गाना सुनना चाहता हूँ, अच्छे से कपड़ा पहनना चाहता, यानी बहुत सारी चीज़ें हमको शेयर करते थे। तब मैं कहता था ठीक है, जो आपकी हैसियत के अंदर है आप करो, घर में बता दो, घर में। जबकि उनके पिताजी उनको कभी रोकते नहीं थे, पर उनका शौक़ था दूसरे के शौक़ को पूरा करना, दूसरे की चीज़ों को में लगे रहना, दूसरे के दुख को बटाते फिरना और अपने लिए नहीं, अपने लिए बस वो बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। तो अब ऐसे करते करते विवाह हो गए, गृहस्थ आ गया, अब बच्चों के सेवा में लग गए, बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए वो करना है, उनके लिए करना है, उनके लिए वो करना है, और ऐसे करते करते बुढ़ापा में आ गए। अब नाती नतनीन के लिए करने लगे, नाती के लिए है, नतनीन के लिए है, भी इतना कम पड़ जाएगा, उतना कम पड़ जाएगा, ऐसा है वो ऐसा है। वो मानो ऐसा कर रहे थे जैसे कि वह सिर्फ अपने अलावा सब का सोच रहे थे। आज बड़ा दुखित है। मैंने पूछा, मित्र बचपना से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक आपने एक ही काम किया कि दूसरे के शौक़ को पूरा किया, दूसरे के काम को पूरा किया, धन इकट्ठा किया, दौलत इकट्ठा की, सेवाएं की, उनको हॉस्पिटल ले गए, उनको ले गए, उनको ले गए, उनके लिए इतना किया, उनके लिए इतना किया, इतना अपने बाप दादे के लिए किया, फिर बच्चों के लिए किया, अपना और बच्चों के लिए कर रहे हो। आखिर आप क्या कर रहे हो? आखिर आप अपना समय, अपने खुद के लिए समय,
अपने शरीर के लिए समय, अपने मन के लिए समय, अपने दिमाग के लिए समय, अपने ईश्वर के लिए समय, अपने जीवात्मा के लिए समय, आखिर आप कब निकालोगे? फिर आपका भी कुछ शौक़ है, दबे हुए शौक़ से के कारण आपने कितनी फजीहत उठाया। कभी कभी आप ऐसे हरकत कर बैठते हैं कि लोगों की नज़र में लगता है कि आप बड़े खराब आदमी हो, यद्यपि आप बहुत अच्छे काम करते हो, पर आपसे कुछ ऐसी हरकत हो जाता है क्योंकि आपके बस में भी नहीं रह जाता, क्योंकि वो आपका दबा हुआ शौक़, दबी हुई इच्छाएँ बलवती हो जाती है और वह विस्फोट होकर के आपसे कुछ ऐसी गंदे हरकत करा देती है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में इतना अच्छा करते हुए बड़े खराब हो जाते हो। मित्र, ये जरूरी है कि आप अपने वैल्यू पहचानिए। यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने समय का मूल्य पहचानें, आप अपने विचार का मूल्य पहचानें, आप अपने कार्यों का मूल्य पहचानें, आप अपने लाइफ का मूल्य पहचानें। आप जब पहचानेंगे अपना मूल्य और अपने शौक़ का मूल्य भी पहचानें और अपने हॉबीज़ के जो मूल्य है उसको देखें तो सही। हो सकता है आपकी जो हॉबीज़ है, ये जो आपकी हॉबी है, आपका जो ये शौक़ है, ये कहीं सृजन बन करके आपके लिए कितना वो बेहतरी देगा, आपको सुकून मिलेगा, आपके दिलो दिमाग में आएगा। यदि वह शौक़ गलत दिशा में है तो रुकेंगे, समीक्षा करेंगे, पर आप जब तक बाहर प्रकट नहीं करोगे पता ही कैसे चलेगा कि आपका शौक़ अच्छा है कि बुरा है, सृजनात्मक है, ध्वंसात्मक है। तो आप अपना वैल्यू समझें। पहला काम, आपको अपना वैल्यू समझना चाहिए। यदि आपने अपना वैल्यू समझा तब आप अपने शौक़ के लिए भी समय निकालेंगे, अपने शौक़ की पूर्ति के लिए धन निकालेंगे, अपने शौक़ के लिए आप लोगों के बीच में आप बताएंगे और हो सकता है कि लोगों का मदद भी मिले और तारीफ भी मिले और आपकी बेहतरी करने के लिए एक आपको एनर्जी भी मिले। फिर दूसरा, जब आपने अपना मूल्य पहचानोगे तब आपके विचारों का कोई मूल्य होगा। मेरे मित्र ने सबके लिए किया लेकिन कोई उसका मूल्य नहीं किया। हर किसी ने ही कहा कि भाई हम तो नहीं कहते थे उसको करने के लिए, उसके पापा हमेशा उसको बोलते थे भाई हमने तो कभी उसको नहीं कहा कि आप अपना भविष्य खराब करके आप घर के काम में लगे रहो, हमारे काम में लगे रहो। हम तो चाहते थे कि हमारा बच्चा शानदार बने, अच्छा काम करे, प्रोग्रेस करे, खूब धन कमाए, खूब बड़े अधिकारी बने। हमने तो इन्हें कभी नहीं कहा भाई कि आप अपना फ्यूचर गंवा बैठो। बच्चों ने भी कहा कि इनको कौन रोका था, वो तो खुद घर का मालिक था, खुद सब कुछ कर सकते थे, वो अपना भी शौक़ पाल सकते थे, पूरा कर सकते थे, हमारा भी शौक़ पूरा करते, सब बैलेंस लाते, अपना काम करते। हमने कब उसको रोका? हर किसी व्यक्ति ने उसको यही बोला और इसी कारण से आज वो दुखित है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। इतना किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन उतने करने का भी कोई वैल्यू नहीं। सब ने कहा कि ये अपने हिसाब से किए, हमारा इसमें कोई राय रत्ती दोष नहीं है, इसे अपना जीवन खपा दिया, ये इनका ही दोष है, अपना मूल्य गंवा दिया, ये इनका ही दोष है, अपना टाइम गंवा दिया, इनका ही दोष है, अपना विचार गंवा दिया, इनका ही दोष है। मतलब आप अपने अवमूल्यन की दोषी खुद बन बैठे। आपका अवमूल्यन हो गया, अब कोई कीमत नहीं रह गया, तब आपके पास समय भी कम पड़ गया, तब आप कहते हैं बड़ी पश्चाताप कर रहे हैं, तब गलाने से भर जाते हैं। इसलिए मेरे युवा मित्र, आप जवान हो, अभी से समझो अपना वैल्यू। जब अपना वैल्यू समझोगे तब आप अपने समय का वैल्यू समझोगे, तब आप अपने ब्रेन का वैल्यू समझोगे, तब आप अपने थॉट का वैल्यू समझोगे, तब आप अपने वर्क का वैल्यू समझोगे, तब आप अपने मनी का वैल्यू समझोगे, तब आप अपने इस संसार का वैल्यू समझोगे। जब वैल्यू समझ में आ जाएगा तब फिर आपका विचार का वैल्यू होगा, थॉट का वैल्यू होगा, ब्रेन का वैल्यू होगा, आपके कार्यों का वैल्यू होगा और आप अपने शौक़ के लिए भी समय निकालोगे, धन निकालोगे, सब कुछ करोगे और सब बेहतरी करते हुए जाओगे। तब लोग फिर आपकी कीमत समझेंगे। जब आप अपना उद्देश्य में चलते हो तब ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपना गोल भी प्राप्त करते हो। ठीक है, तुरंत शौक़, यदि आपने गलत शौक़ पाल रखा है तब भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। आप अपने शौक़ अपने कमाए हुए धन से पूरा करो। आप अपने शौक़ अपने सृजन कार्य के लिए पूरा करो। यदि आपका व्यापार में शौक़ है कि मैं खूब व्यापार करूं, अच्छी शौक़ है, कीजिए। तो शौक़ को भी देखिए कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है। कहीं निर्थक और बेकार और घटिया यदि शौक़ होगा
तो उसको रोकने के भी उपाय करेंगे, क्योंकि जब आप अपने मूल्य के बारे में सोचेंगे तब आपको यह शौक की कीमत भी समझ में आ जाएगी। तब मेरे मित्र ने कहा कि जितने भी मैंने कार्य किया हमेशा दूसरे के लिए किया, अपने मन को मार के किया, अपने शौक को मार के किया, अपना मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, मैंने हमेशा किया तो दूसरे के लिए किया। लेकिन इस बीमारी का जड़ मित्र उसके ब्रेन के अंदर था। वह कौन सी बीमारी था? उनको सेल्फ इमेजिंग का बीमारी था। वह खुद से अपनी इमेज करता था कि मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ तो मैं बेहतर कर रहा हूँ। मैं मम्मी के लिए किया, बहुत शानदार किया, पापा के लिए किया, बहुत शानदार किया, भाई के लिए किया, शानदार किया, बहन के लिए किया, पड़ोसी के लिए किया, अमके के लिए किया, ढमके के लिए किया, बेटा के लिए किया, बेटी के लिए किया, बेबी के लिए किया, सास के लिए किया, ससुर के लिए किया, मामा के लिए किया, मामी के लिए किया, फूफा के लिए किया, फूफी के लिए किया, भांजा के लिए किया, भांजी के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अंत में वह कह देते थे कि अपने लिए कुछ नहीं किया। तब जितना भी किया कराया था वो सब शून्य हो जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं करता, सब करते हैं तो अपने लिए करते हैं। और अंत में उसका सारा यह जो त्याग दिखाते थे या बलिदान समझाते थे सब बेकार चला जाता। तो मित्र, सेल्फ इमेजिंग से बाहर निकलिए। इमेजिंग अच्छी बात है, सेल्फ इमेजिंग भी अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपके सेल्फ इमेजिंग का कुछ वैल्यू है कि नहीं है। यदि आप अपने में ही मगन हो, अपने ही सोच में मगन हो, अपने ही चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, अपना ही अवलोकन नहीं कर रहे हो, तब यह सेल्फ इमेजिंग आपके लिए घातक साबित होता है और अंत में पीड़ा और दुख देता है। लेकिन यदि आप अपना वैल्यू समझ जाते हैं तब यही सेल्फ इमेजिंग आपके जीवन का मूल्य बढ़ा देता है और आपको बड़ी बेशकीमती बना देता है और आपको खुशी से, आनंद से, प्रेम से, धन से और मौज से और आपका जीवन में खुशहाली से यह भर देता है। तो मित्रों, तय कीजिए कि आपका सेल्फ इमेजिंग वास्तव में कहीं आत्मघाती तो नहीं हो रहा है, या यह सेल्फ इमेजिंग आपके जीवन को बेहतर कर तो नहीं कर रहा है। यदि बेहतर कर रहे हैं तो डूबिए, उसे भी डूबिए, लेकिन यदि घातक हो रहा है तो बचिए, बाहर निकलिए, उसको डाइवर्ट कीजिए दूसरे एंगल में। आप अपना शौक़ के लिए भी समय निकालें, अपना मूल्य की भी पहचान करें, अपने विचार को भी देखें, अपने ब्रेन को समझें और अपनी लाइफ को समझें। उसके बाद अपना जीवन तय करें। मित्रों, मज़ा आएगा, शानदार होगा। तब तक बसंत गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।